तलस्म इश्क राइटर अनाबिया शाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को नावल पसंद आ रहा होगा। एपिसोड नंबर 19। वो जो सगीर शाह के कमरे से निकल कर ऊपर की जाने बढ़ रही थी, हिफ्ज़ा की आवाज़ से रुकी थी ज़रूर, लेकिन पलटी नहीं थी। सीढ़ियों की 3 स्टेप वो चढ़ चुकी थी, चौथे पर कदम रखा था, लेकिन इसकी आवाज़ से वापस अपना कदम पीछे लिया था। आपो कहाँ जा रही हैं? मशाम ने ज़ब्त से जबड़े बीचे और आगे मज़ीद आगे को बढ़ी। हिफ्ज़ा जल्दी से इसके करीब आई थी और इसके बाजू थामे। आपो प्लीज़ मेरी एक दफ़ा बात तो सुने ना, मुझे अपनी बात बताने का एक दफ़ा मौका तो दें। आप मुझसे ऐसे नाराज़ नहीं हो सकती हैं, मेरी गलती तो मुझे बताएं। वो नम सी आवाज़ में बोली थी, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी क्या गलती है तुम अच्छे से जानती हो। तुमने क्या करा है? लहजा बिल्कुल स्पष्ट था। आपो मैं बेबस थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था शादी के अलावा। खामोश हो जाओ। मैं हूँ ना, मैं हूँ कौन जिसको तुम अपनी बात जस्टिफाई कर रही हो। कोई मानी नहीं रखती हूँ मैं तुम्हारे लिए, इसलिए छोड़ो। हम दोनों में अब ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम मुझे मनाओ। और वो इससे अपनी बात बाजू छुड़वा कर ऊपर जाने लगी। आपो प्लीज़ एक दफ़ा तो मेरी बात सुन लें। मैं जानती हूँ आप नाराज़ हो, लेकिन आप मेरी एक दफ़ा तो बात सुन ले प्लीज़। वो बिल्कुल रो देने को थी। इसे कहाँ बर्दाश्त हो रहा था मशाम का ऐसा रवैया। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी हिफ्ज़ा? जब मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरी बात सुन लो, मुझे मसला बताओ, आखिर क्या बात है? क्यों तुम रोई हो? क्यों परेशान हो? लेकिन तुमने मुझे जवाब तक नहीं दिया था। तुमने साफ बोल दिया था कि मैं खुश हूँ, तुम खुश हो और ये सब तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ है। तो अब किस हैसियत से तुम मेरे सामने आकर अपनी बात जस्टिफाई कर रही हो, मुझे मना रही हो? यार छोड़ दो अब मुझे। अब आपो प्लीज़ ना। वो इसके आंसू बेख्तियार आंखों से फिसल गए थे। हाथ छोड़ो मेरा। अब वो रिश्ता हम दोनों में नहीं बचा है जो तुम मुझे इस तरीके से छू रही हो। इसका लहजा इतना कड़क था कि हिफ्ज़ा के आंसू तक निकल गए थे। वो बाकायदा एक स्टेप नीचे हुई थी। तुमने तो सारे मजमे में मुझे पराया कर दिया था ना। तुमको अंदाज़ा है कितना बुरा फील हुआ था मुझे? हिफ्ज़ा तुमको बहन बोला था मैंने, माना था। हमज़ा ने हमेशा मजाक में बोलता था वो मेरा सगा भाई है, और तुम मुँह बोली बहन। लेकिन मैंने कभी तुम दोनों में फ़र्क नहीं किया था। हिफ्ज़ा ने रोते हुए इनकार में सर हिलाया। हिफ्ज़ा चाहे मेरा रिश्ता मेरा और तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन हमारा एहसास का रिश्ता तो था ना। कम से कम इस चीज़ का ही पास रख लेती, एक दफ़ा प्रॉब्लम शेयर तो करके देखती। आप ही कोई फ़ायदा नहीं था, निकाह हो चुका था। वो बेबसी से बोली। मैंने वहाँ क्या बोला था? अगर ये निकाह ज़बरदस्ती हुआ तो अभी और इसी वक्त सब कुछ ख़त्म कर सकते थे, लेकिन लेकिन तुमने क्या किया कराया? सारी दुनिया के सामने मुझे पराया कर दिया। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, और तुमने तो हमसे सारे रिश्ते ही ख़त्म कर दिए थे। अब मुझसे भी कोई तवक्को मत रखना। मैं तुम्हारी बहन हूँ। हिफ्ज़ा को धचका लगा था। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। आंखों के आंसू रफ्तार से निकल रहे थे। वाकया बोलते हैं ना कि खून का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता है, बाकी सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। अब समझ हो गया, हमारा रिश्ता भी ख़त्म। आपो आप ऐसे नहीं बोल सकती हैं। मेरा तो कोई बहन भाई भी नहीं है। प्लीज़ आपो ऐसी बातें मत करें। क्यों ना करूं ऐसी बातें मैं तुमसे? हिफ्ज़ा तुम दोस्त नहीं बहन थी मेरी, लेकिन तुमने कोई अहमियत नहीं दी हमें। आपो मैं मजबूर थी। आवाज़ रोने के बायस भारी हो रही थी। क्या मजबूरी थी? बोलो। वो सीने पर हाथ बांध कर बोली। मैं जज्बाती हो गई थी, मुझे गुस्सा चढ़ गया था। अब्बा ने कहा था बर्क साई ने हमारा कर्जा माफ़ कर दिया। मेरे दिमाग पर आपको एक ही बात सवार हो गई थी कि वो मुझे बेच रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे कोई बात ही नहीं करी। वो बिल्कुल सर झुकाए बोल रही थी। कितना कर्जा था तुम्हारा? मैं मर गई थी जो तुमने मुझे एक दफ़ा बताने की जहमत नहीं की। वो मज़ीद इसकी बात सुनकर तय से बोली थी। आपको 40 लाख थे। मैं किस मुंह से आपके सामने बोलती? आप वैसे ही मेरा कितना करती हैं। ये भी क्या मैं आपसे बोलती? दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। पहले तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं तुम मुझे अपनी बहन मानती हो, लेकिन अब पक्का यकीन हो गया तुमने कभी मुझे बहन क्या दोस्त की नज़र से भी नहीं देखा। आप वो ऐसा कुछ नहीं है। वो फ़ौरन बोली। हिफ्ज़ा बेबी आज बहुत दिल दुखा है तुमने तुमने मेरा। मुझे एक दफ़ा बताने की कोशिश नहीं करी? मैं मर तो नहीं गई थी ना? हमज़ा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है ना, तो मुझे नहीं तो हमज़ा से ही शेयर कर लेती कि आया ये बात बोल रहे हैं। हिफ्ज़ा एक फ़ोन कॉल तुम्हारा हर मसला हल कर सकता था ना, लेकिन नहीं। हिफ्ज़ा बीबी ऐसा क्यों करेगी? इनको तो अना आड़े आ जाती गैरों से पैसे लेकर। नहीं आपो, आप गैर नहीं हो। वो तड़प कर बोली थी। हिफ्ज़ा जाओ। हिफ्ज़ा आज आज़ाद किया।
मैंने तुम्हें खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, और हाँ अगर मैं मर भी जाऊँ ना तब भी तुम्हारा मुझसे कोई सरोकार नहीं होगा। आई बात समझ? और हाँ, मुझसे अब मुखातिब होने से भी गुरेज करना। अब कुछ भी नहीं लगती मैं तुम्हारी, मुझे अब घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी हो, ये भी परेशानी में। आई डोंट केयर। वह बोलकर इसको वहीं साकिस छोड़कर ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। हिफ्ज़ा के जिस्म एकदम निढाल हो रहा था। इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी वो ऊपर जा सके। वो वहीं बैठती चली गई। आंसू आंखों से मुसलसल निकल रहे थे। तकरीबन 10 मिनट तक वो दुनिया से गाफिल रोने में मसरूफ़ थी। आंसू हिचकियों में तब्दील हो गए थे। रोते रोते ही उठी और आंसू साफ़ करके अपने रूम की जानिब बढ़ी थी, लेकिन दिल एकदम उदास हो गया था। जिस्म भी निढाल हो रहा था। दिल नहीं चाह रहा था कि कुछ करने का। वो ढीले जिस्म के साथ बेड पर ढह गई थी और फक फक रोने लगी थी। सहर नाहिद बेगम की गोद में सर रख कर लेटी हुई थी। वो धीरे धीरे से इसके बालों में उंगलियां चला रही थी और साथ ही बातें भी कर रही थी। मी जानी, आप वो दिन याद है ना जब मैं आपके कपड़े रखने आई थी और मुझे पूरी अलमारी ख़राब मिली थी, और ये करने वाले कोई और नहीं थे, लायक थे और कैसे लाला थे और कैसे कर रहे थे ना, वो मान ही नहीं रहे थे उन्होंने करा है। वो बिल्कुल टूटे बिखरे लहजे में बोल रही थी। और फिर जब मैं नाराज़ हुई तो मान गए कि आपको याद है कैसे मान रहे थे। मुझे इनके लहजे में कितना दुख था अंदर बैठी इस औरत ने भी महसूस किया था। अंदर आते मुस्तजाब ने भी वही तो था जो मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे, मुझे अपना बच्चा बोलते थे, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर ही चले गए। मीजानी, मैंने तो इनसे मजाक में कहा था ना कि दोबारा ऐसा मत करना, और उन्होंने तो मेरी कसम ही खा ली कि ना करने की, लेकिन मुझे क्या पता था वो अपनी कसम पूरी करेगा। वो तो हर बार खाते थे ना मजाक में, लेकिन वो इस बार क्यों पूरी कर गए। नाहिद बेगम की आंख से आंसू टूट कर इसके गाल पर गिरा था। वो खुद भी रो रही थी। इसके आंसू इसकी गोद में जज्ब हो रहे थे, लेकिन इनको रोता महसूस करके वो फ़ौरन उठी और इनको सीने से लगाया। मी जानी, रोए मत। मुस्तजाब बोल रहे थे कि अगर हम रोएंगे तो लाला को तकलीफ़ होगी। वो अपना लहजा मजबूत बनाने की नाकाम सी कोशिश करते हुए बोली थी। मुस्तजाब की भारी आवाज़ से वो नाहिद बेगम से अलग हुई थी, और साथ ही मैं ये भी कहा था कि अगर आपको याद हो तो वो सब से कहीं ज़्यादा दुखी तुम्हें रोते हुए देख रहे होते हैं। वो सिर्फ अपनी सहर को रोता देखकर परेशान होते हैं, लेकिन तुम तो चुप ही नहीं हो रही हो, मुसलसल रोए जा रही है। वो इसके सामने बैठते हुए बोला। सहर भी झिझक कर बैकग्राउंड से लगी। मैं जानता हूँ लाला क्या अहमियत रखते थे हम सब के लिए, बिल्कुल तोड़ दिया इनकी मौत ने हमको, लेकिन अम्मा सहर, अगर वो हमें रोते परेशान देखेगी तो वो क्या खुश होंगे। सहर, वो हमेशा तुम्हें बोलते थे ना कि वो तुमको मजबूत देखना चाहते हैं, तो क्या तुम मजबूत बन रही हो? तुम तो मुसलसल रोए जा रही हो, वो इनको तकलीफ़ दे रही हो, और ये तो कोई बात नहीं हुई। वो इसको नरम से लहजे में समझाते हुए बोला। मैं क्या करूं, मेरे आंसू ही नहीं थम रहे। वो बेबसी से अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को साफ करते हुए बोली थी। मुस्तजाब ने इसको एक बार फिर रोते देखा तो अपना सर नफ़ी में हिलाया था। अगर इतना रोना आ रहा है तो सहर अल्लाह के सामने रो। अगर लाला ज़्यादा याद आ रहे तो इनके लिए साले सवाब पहुंचाओ। ऐसे रो मत, वो बहुत तकलीफ़ में होंगे। वो इसको वाकई मुस्तफ़ा की तरह समझाने की कोशिश कर रहा था। लाला क्या वाकई तकलीफ़ में होंगे? वो पर्दा परवर पर परदर्दा पुरदर्द लहजे में बोली थी। हाँ, मुस्तजाब का सर से साबत में हिला था। देखा, अपनी आंखें रगड़ रगड़ कर साफ़ करें। मैं अब नहीं रोऊंगी। अगर ज़्यादा याद आएंगे तो साले सवाब इन तक पहुंचाऊंगी। वो खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रही थी। मी जानी, आप भी मत रोएं, लाला तकलीफ़ में होंगे। वो इनके आंसू भी अपने हाथों से साफ़ करते हुए बोली। मुस्तजाब इसको बहुत गहरी निगाह से देख रहा था। जब से इसने इसके बारे में सोचने लगा था, दिल बेख्तियार धड़क रहा था। वो इसको अच्छी लगने लगी थी। वो वाकई मासूम थी। इसमें रिश्ता पहचाने तक की सलाहियत नहीं थी। क्या इससे लड़ता? अब इसको हर बात समझ आ रही थी। जब इंसान मुंह के बल गिरता है ना, एक बार ठोकर खाता है, तब इसकी अकल ठिकाने आती है। ऐसे ही मुस्तजाब की अकल भी ठिकाने आ रही थी। वो वापस शहर से मुखातिब हुआ। बहुत हो गया बेटा, बहुत भाग लिया तुमने, अब खुद को संभालो, मुझसे नहीं खाया जा रहा है। मुलाजमों के हाथों का नाश्ता इतना गला सड़ा बनाती है, मेरा तो दिल ही ख़राब हो जाता है। मैं अब नहीं खाऊंगा, मुझे तुम ही बना कर दोगी, आई समझ?
सैर ने हैरत से इसको देखा था। ये बात कोई भी बोलता वो इतना हैरत ज़दा नहीं होती, लेकिन मुस्तजाब को बोलता देखकर इसकी आंखें बाहर आने को थीं। आप मेरे हाथ का नाश्ता खाएंगे? वो बेयकीनी से बोली थी। बिल्कुल, मैं अपनी सैर के हाथों का नाश्ता करूँगा, कल से टाइम पर मुझे मिल जाए। आई समझ, वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोला। उठ खड़ा हुआ। अम्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लाला के साथ रात में ही वापसी होगी इंशाल्लाह। वो उनके सामने सर झुकाकर बोला था। उन्होंने सर पर हाथ फेरा और अपनी दुआओं के इशार में उसको रुखसत किया था। इसके निकलते ही सैर ने वापस अपना सर नहीद बेगम की गोद में रखा था। मशाम अपने कमरे में आई और सर हाथों में गिराकर सोफे पर बैठी। जितनी तकलीफ़ में हिफ्ज़ा थी, इतनी ही तकलीफ़ में मशाम भी थी। इसको लगा था वो ये बोलकर हल्की हो जाएगी, लेकिन इसको क्या पता था इसका दिल इतना भारी हो जाएगा। लेकिन इसने इस बार पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो इसको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी। एक गीली सांस अंदर खींची और मोबाइल उठाकर हमज़ा को लगाया। बेल जा रही थी, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। इसने दोबारा कॉल की, इस बार भी नो रिस्पॉन्स। इसने गुस्से में मैसेज टाइप किया, इंसानों की तरह फ़ोन उठाओ, मेरी महबूबा नहीं हो तुम जिसको मैं मनाऊंगी, फ़ोन उठाओ। और साथ मैं गुस्से वाले 2 इमोजीज भी सेंड किए थे। वैसे सेंड किए करने के फ़ौरन बाद 5 मिनट दोबारा कॉल की, लेकिन इस बार फ़ोन उठा लिया गया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वो बिल्कुल रिलैक्स लहजे में बोली थी, जैसा इन दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही नहीं हो। हमज़ा ने फ़ोन को घूरा था, ऐसे जैसे मशाम सामने बैठी हो। जिंदा और क्या चाहिए? लहजा हर एहसास से आ रही था। बकवास करने की मेरे साथ ज़रूरत नहीं है, जो पूछा है वो बताओ। क्यों बताऊँ मैं कैसा हूँ? वो भी तिनक कर बोला था। तमीज़ से बड़ी हूँ, तुमसे पहले सलाम का जवाब दो, इसके बाद आगे बात करना मुझसे। वो बिल्कुल स्पष्ट लहजे में बोली थी। हो ना हो आई बड़ी, सलाम का जवाब दूँ? वो इसको नकल उतारते हुए बोला था। जो बोला है वो करो। इस बार गुस्से से भरी आवाज़ पर इसने बताया था। सलाम का जवाब दिया। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? मुझ नाचीज़ को क्यों याद किया? वो तंजीह करना नहीं भूला था। एक काम था और तुमसे बात भी करनी थी। जी जी मैम, बस आप हुक्म करें, आपका गुलाम बोतल के जिन की तरह आपके दरबार में हाजिर हो जाएगा। हमज़ा बीफ प्रोफेशनल, मैं इस वक्त किसी मजाक और मस्ती के मूड में नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे इस ठंडे जोक्स पर बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है। वो बिल्कुल संजीदगी से बोली थी। मैं तुमसे अपनी बात करूँगा, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बंदा ऐसे ही बात कर ले। वो अपनी टोन से हटकर थोड़ा नम से लहजे में बोला था। क्या बात करनी है तुम्हें? वो बगैर इसकी लहजे को महसूस करे बोली थी। कुछ नहीं, तुमने फ़ोन किया, सब खैरियत है? वह बात बदल कर बोला था। हाँ सब खैरियत है। वो मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें बतानी थी और एक काम तुम्हारे ज़िम्मे देना था। कैसी बात और कैसा काम? वो सवालिया बोला। ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। मैंने हिफ्ज़ा की जगह एक लड़की हायर की है, जहाँ लड़की का नाम हमना फ़ारूकी है। कल एक रेस्टोरेंट में मिलेगी। मेरा कुछ सामान है इसके पास, वो दे देगी और हमारे साथ आगे काम भी करेगी। कैसा काम? वो एक बार फिर उलझते हुए बोला था। जो हिफ्ज़ा करती थी, इसकी जगह एक और लड़की रख ली है। वो साइबर एक्सपर्ट है। मुस्तफ़ा के केस में हमारी हेल्प करेगी। लेकिन तुम तो यहाँ नहीं हो ना, तो किसके लिए काम करेगी? वो बहुत उलझ सा गया था इसकी बातों से। मेरी बात गौर से सुनो। मैंने वजदान और मिस्टर शगीर शाह से बात करी थी, तो मैं ये केस रीओपन करना चाहती हूँ और असल क्लेप्टर को पकड़ना चाहती हूँ। आखिर है कौन वो जिसने हमारे अदा को फंसाया है और साथ में मुस्तफ़ा का कत्ल भी किया है? अपने मुस्तफ़ा का कत्ल इतना सस्ता नहीं है कि इसके असली मुजरिम को आसानी से जाने दिया जाए। अच्छा, फिर मिशी इन लोगों ने क्या इजाज़त दे दी? हाँ दे दी, वो इत्मीनान से बोली थी। तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है मैं मशाम बेग हूँ। इंसान को कायल करना मुझे अच्छे से आता है, कोई मामूली थोड़ी हूँ जब बात करे और बात ना बने। हाँ हाँ सब जानता हूँ मशाम बेग क्या चीज़ है। वो अपनी आंखें घुमाकर बोला। अच्छा मिशी, वैसे इन लोगों ने तुम्हारा फ़ोन नहीं लिया अभी तक? किसी ने कुछ नहीं करा, ना ही लिया। मुझ में बहुत टैलेंट है, मैं सब कुछ हैंडल करने की सलाहियत रखती हूँ। मैंने वजदान शाह और मिस्टर शाह दोनों को राज़ी कर लिया। मैं समझी थी ये काम बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था ये लोग इतनी जल्दी मान जाएंगे। हाँ मैं खुद हैरान हूँ ये बात सुनकर कि ये लोग एक दफ़ा में ही बात मान गए। वो हैरत ज़दा सा बोला था। मानते तो नहीं हमज़ा, लेकिन मैंने एक बात इन लोगों के दिमाग में ऐसी डाली है ना कि जिस पर इन लोगों को शक था, यकीनन अदा पर इनको ही थोड़ा बहुत ही सोई क्लियर कर दिया था। हाँ ये भी है। हमज़ा की मध्यम सी आवाज़ आई। मिशी हफ्ज़ा
سے بات ہوئی، یہ آواز کہیں اندر سے آئی تھی۔ مشام نے فون کو دیکھا اور اس کی بات سن کر اپنے جبڑے بیچے اور سخت لہجے میں بولی تھی، ہاں ہوئی ہے، کب، کس وقت اور کیا بات ہوئی ہے؟ وہ تھوڑا بے چین ہو کر بولا تھا، کیا بات کرنی تھی میں نے اسے؟ اس کی بات سن کر وہ تھوڑا تفتیشی انداز میں بولی، کچھ نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کی ٹون سے گھبرا کر بولا تھا، حمزہ شادی ہو چکی ہے، اس کی محبت ہی جو بھی تھا تم دونوں میں یہ پھر یک طرفہ، اب اس چیز کو ختم کر دو۔ وہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہی ہے، اس لیے اب تم اور میں کوئی نہیں ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بولنے والے، یہ کچھ بھی کہنے والے۔ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ اس کی بات سن کر اس کا سر جھکا۔ میں کسی اور وجہ سے پوچھ رہا تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا مشی، تمہارا جو بھی مطلب تھا اب، اور وہ کسی اور کی ہے۔ بس وہ حتمی بولی تھی، صحیح بول رہی ہو، ویسے کیسی ہے وہ؟ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی بولی تھی۔ مشی تم بدگمان مت ہونا، میری طرف سے حفظہ بہت کلوز تھی میرے، اس لیے تھوڑا خیال آتا ہے کیسی ہوگی، خوش ہوگی کہ نہیں، جیسی تم ہو۔ ہاں شاید ایسی وہ نہیں ہے، لیکن میری اچھی دوست تھی، بس اسی حساب سے تھوڑا یاد آتی ہے۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں آواز میں بول رہا تھا، کیا کرنا ایسے انسان کو یاد کر کے جس نے ہمیں پل میں پرایا کر دیا؟ کیا کرا ہے میں نے اس کے جو وہ بھی مجھے یاد کروا رہی ہے کہ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، اور میں مزید آپ کو اپنی پریشانی بتاتی تو کتنی بری بات ہوتی نا۔ یہی سے اندازہ لگا لو اس نے ہمیں کبھی اپنا مانا ہی نہیں۔ مشام کچھ بات ہوئی ہے کیا؟ اس سے وہ تھوڑا پریشان ہو کر بولا تھا، ہاں ابھی ہوئی تھی میڈم سے بکواس، اب بات بکواس کروا لو۔ نکاح اس کے باپ نے اس لیے کرایا تھا کہ وہ برق کا قرضہ نہیں دے پا رہے تھے، 40 لاکھ۔ برق نے کہا آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، میں یہ قرضہ معاف کر دوں گا۔ اور یہ بات اس نے ہمیں اس لیے نہیں بتائی کیونکہ اس کے لیے یہ بہت کچھ پہلے ہی کر چکی ہوں۔ بغیرت کہیں کی، اس لڑکی نے کبھی مجھے اپنی بہن مانا ہی نہیں۔ وہ نہایت ہی تیز سے بول رہی تھی، مشی پھر وہ بہت مصیبت میں ہوگی۔ حمزہ کی پریشان آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، نہیں پریشان نہیں ہے، وہ خوش ہے، بلکہ برق محبت کرتا ہے، اسے وہ کبھی نہیں چاہوں گی اس سے اس کی محبت چھینی جائے، اور شاید اب یہ بھی پسند کرنے لگی ہے اس کو، لیکن پھر بھی حفظہ وہ ہمیں بتانا چاہیے تھا نا۔ دل چھوٹا نہیں کرو یار، وہ مطلب پرست اور مفاد پرست نہیں تھی، بس وہ تھوڑا شرمندہ ہو رہی تھی اپنی پرابلم تم سے ڈسکس کرتے ہوئے۔ حمزہ اس کی باتیں سن کر اس کو رام کرنے لگا، تو یہی تو بول رہی ہوں نا میں، اس نے کبھی اپنا مانا ہی نہیں، اگر مانا ہوتا تو شرمندہ نہیں ہوتی، بلکہ حق جما کر بولتی، آپو مجھے یہ چاہیے، اس چیز کی پرابلم ہے، لیکن اس نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ میں اتنی پرائی تھی کیا اس کے لیے؟ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گی، بہت دل دکھا ہے میرا۔ میں اس دن پوچھتی رہ گئی تھی اس لڑکی سے، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ نکاح زبردستی ہوا، وہ بھی سب ٹھیک کر دوں گی، لیکن اس نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، تو صحیح ہے نا، یہیں رہے، وہ اپنی زندگی میں خوش، اور جو دل میں آتا ہے وہ کرے۔ میرا دماغ اب خراب ہو رہا ہے، خراب۔ تم کل یاد سے چلے جانا ریسٹورنٹ، اور اس لڑکی سے بھی مل لینا۔ کیا بولتی ہے وہ؟ کام سے ریلیٹڈ، اس کی بعد اس کے ساتھ تم گاؤں آؤ گے اور ہم ساری چیزیں یہیں ڈسکس کر لیں گے۔ اللہ حافظ، اس نے بول کر فون ٹک سے بند کر دیا۔ حمزہ نے ایک نظر فون کو دیکھا اور سر جھٹک کر کل کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ جو پریشان ہو رہا تھا مشام کے لیے، اس کی آواز سن کر کہیں حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔